हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीकॉम सेकंड ईयर इनकम टैक्स। जी हाँ, एबीएसटी फर्स्ट दैट इज इनकम टैक्स, एबीएसटी सेकंड कॉस्टिंग होती है। बात करें एबीएसटी फर्स्ट इनकम टैक्स की, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे सैलरी चैप्टर। बेसिक्स की मैं क्लास नहीं ले रहा, बेसिक क्लास मैंने अलग से ली हुई है। तो जो बच्चे पूरी क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं, मेरी फोन नंबर 777495 और 771050, इन पर इसमें से किसी भी नंबर पे कॉल करें। व्हाट्सएप के लिए पहला नंबर यानी फर्स्ट वाला नंबर ही एक्टिवेट है, मेनली रहता है। ठीक है, आप सब क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, क्लासेस ले सकते हैं। पूरी फुल फ्लेश क्लासेस हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। एप्लीकेशन का नाम लेखा कॉमर्स क्लासेस एलसीसी है। ठीक है, तो आप वहां पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी फोन करिएगा, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक आराम से। चलिए सब क्लासेस को आगे कंटिन्यू करते हैं। बात करें सैलरी इंक्लूड्स, हम कह रहे थे साहब सैलरी के अंदर क्या क्या आता है। एक एम्प्लॉयर होना चाहिए, एक एम्प्लॉय होना चाहिए, दोनों के अंदर रिलेशन होना चाहिए कि एक ऑर्डर दे और एक कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हो सकती है, कैश में और काइंड में हो सकती है। कब रिसीव होनी चाहिए? प्रीवियस ईयर 2019-20 के अंदर अगर रिसीव हुई है तो टैक्सेबल हो जाएगी कब? असेसमेंट ईयर 2021 में। यही बात आपके ऊपर एप्लीकेबल थी। ठीक है, उस सैलरी में क्या क्या आता है। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए बच्चों के कि सर हम तो सोचते थे सैलरी में केवल तनख्वाह आती है, इस तरह से तो जाने हमारे घर में कितना कितना कुछ कुछ सेठ जी की तरफ से प्राप्त होता होगा और उस सारे अमाउंट को आप क्या सैलरी में इंक्लूड कर लोगे। मैंने कहा जब परक्यूजिट का मैंने वो फ्रिज वाला एग्जांपल बताया उसके ऊपर तो बहुत सारे कॉल्स आए बच्चों के। कैसे कॉल्स? बोले सर वो वापस एक्सप्लेन करो। मैं अभी ऐसे भी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, जो फ्रिज था उसकी वैल्यू, सेकेंड हैंड फ्रिज की वैल्यू 8000 रुपए थी। वैसा का वैसा फ्रिज मार्केट से खरीदे तो 8000 का आएगा। एम्प्लॉय अपने सेठ जी के घर गया, सेठ जी ने दे दिया मात्र 3000 में। तो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू, एम्प्लॉय की जेब से गए 3, चीज आई 8 की, तो फायदा कितने का हो गया? 5 का। जो बेनिफिट है, सेविंग है, वो कितने की हो गई? 5000 की। इस 5000 को उस एम्प्लॉय की सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। बिकॉज एनीथिंग विच इज रिसीव्ड बाय एम्प्लॉई फ्रॉम एम्प्लॉयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन कैश और इन काइंड्स में मिला ना फ्रिज, काइंड्स में मिला है फ्रिज। ठीक है, डायरेक्टली मिला है, पर कितने का? बोले 8 का मिला, लेकिन उसमें 3 सेठ जी ने रिकवर कर लिए, ले लिया उस एम्प्लॉय से, तो एम्प्लॉय को फायदा तो 5 का हुआ। वो 5000 रुपए एम्प्लॉय की इनकम है। कौन से हेड की? हेड नंबर 1 सैलरी की। और ये 5000 रुपए उसकी इनकम में जोड़ दिए जाएंगे। टैक्स वैक्स बाद में लगता रहेगा। इनकम में क्या जुड़ेगा वो बात कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। देखिए, अभी हम केवल पॉइंट लिख रहे हैं। इन सब के ऊपर पूरी एक क्लास है। इवन परक्यूजिट के ऊपर तो कम से कम 4 से 5 क्लासेस चलेंगी। लंबा चैप्टर है, डिटेल में बात करेंगे हम इसके ऊपर। करें शुरू? थोड़ा और लिस्ट। एक अमाउंट हमारे सेठ जी देते हैं जिसको कहते हैं ग्रेच्युटी। शायद आप लोगों ने नाम पहली बार सुना होगा, ग्रेच्युटी। व्हाट इज ग्रेच्युटी? रिटायरमेंट के टाइम पर मिलने वाली मोटी धनराशि। रिटायरमेंट के टाइम पर मिलने वाली मोटी धनराशि। आप लोग क्या समझते हैं, ये ग्रेच्युटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती होगी या प्राइवेट एम्प्लॉय को? बताइए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या प्राइवेट एम्प्लॉय को? ये ग्रेच्युटी किसको मिलती होगी? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को? रॉन्ग। ग्रेच्युटी गवर्नमेंट को भी मिलती है और प्राइवेट एम्प्लॉयज को भी मिलती है। हाँ, प्राइवेट में छोटे एम्प्लॉयज को नहीं मिलती जो लोअर स्केल के होते हैं, लेकिन बड़ी एमएनसीज अपने ऑफिसर्स को, पुराने एम्प्लॉयज को ग्रेच्युटी देती है और गवर्नमेंट से भी ज्यादा देती है। जिन्हें नहीं समझ में आती ये बात मैं समझाना चाहूंगा। आपके किसी रिश्तेदार का जब रिटायरमेंट हुआ था, जानकार का, ताऊ जी का, पापा जी का, चाचा जी का, किसी का भी गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट हुआ था, तो रिटायरमेंट के टाइम पर घर से मोटी धनराशि आई थी। उस मोटी धनराशि से क्या किया था मैं बताता हूं आपको। सबसे पहला काम, अगर जयपुर के रहने वाले हैं तो खोले के हनुमान जी पे गोट दाल बाटी चूरमा तो जरूर किया होगा। गए होंगे आप कई बार जिम में, रिटायरमेंट पार्टी है ना, तो वो जो खोले के हनुमान जी पार्टी होती है वो इसी ग्रेच्युटी के पैसे होते हैं। सर कितना पैसा आता है? 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, ऐसा अमाउंट आता है। जॉब की स्किल के अकॉर्डिंग, कौन सी पोस्ट से आप रिटायर्ड हुए उसके अकॉर्डिंग इतना अमाउंट आता है। हाँ, फिर उससे कार खरीद लेते हैं, बेटी की शादी कर लेते हैं, मकान बना लेते हैं, फलाना ठिकाना सब होता है, फिर ऐश होता है। और कई कंजूस आदमी इसको दबा के बैठ जाते हैं। काहे के लिए? बोला हमारे अगली जनरेशन खाएगी, और अगली जनरेशन उनको आदमी को भी खा जाती है। टॉपिक पर आएंगे प्लीज।
ग्रेचुटी एक ऐसी धनराशि जो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है, गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को देती है, प्राइवेट में भी कुछ एम्प्लॉइज को मिलती है, डिपेंड करता है सेठ जी देते हैं या नहीं देते हैं। बात ये इस पे टैक्स लगता है या नहीं लगता, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है ये सैलरी का हिस्सा है, इस पे भी टैक्स लगेगा। अब किस पे लगेगा, कितना लगेगा, डिटेल में बात करेंगे धीरे धीरे। ग्रेचुटी रिटायरमेंट के टाइम पर मिलने वाली मोटी धनराशि, बिग सम, फाइन। अब कई बच्चे सोच रहे हैं वो तो पेंशन होती है ना सर, अच्छी नहीं, मैंने कहा जो रिटायरमेंट के अमाउंट मिला है, लमसम अमाउंट मिला है, दैट इज ग्रेचुटी। पेंशन जनरली इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है, मंथली, कि हर महीने पेंशन होगी 20,000 रुपए, अब हर महीने आपको 20-20 हजार मिलते रहेंगे, वो पेंशन होती है, वो एक्स्ट्रा है। पेंशन टू रिमूव बुढ़ापे की टेंशन, रिटायरमेंट के बाद मंथली मिलती रहती है। सर क्या पेंशन एक साथ मिल सकती है क्या? हाँ, करेंगे डिटेल में बात, पूरी लंबी 2 बड़ी बड़ी क्लासेस हैं इसके ऊपर। तो ग्रेचुटी लमसम अमाउंट मिलता है, पेंशन जनरली इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है रिटायरमेंट के बाद। लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट ये क्या होता है? छुट्टियों को नगद में परिवर्तित करा लेना, लीव को एनकैश करा लेना। समझाता हूं, ये पूरा महीना, इस महीने में मैंने अपने एम्प्लॉइज को, ये 4 कैलेंडर के डेज हैं, ऐसे बहुत सारे कैलेंडर के डेज थे, कैलेंडर ऐसे तो होता लगभग, हाँ? अपने एम्प्लॉय को कहा कि मैं इसमें से तेरे को कोई भी 4 छुट्टी ले सकता है, कोई संडे मंडे जरूरी नहीं है, कोई भी 4 छुट्टी ले सकता है। तो मैंने कहा कि ये 4 छुट्टियां हैं, चाहो तो लेना, चाहो तो मत लेना, अपने एम्प्लॉयज को कह दिया मैंने। अब एक मिस्टर पीके थे, मिस्टर पीके लुड़के हैं, पीके गुप्ता, मिस्टर पीके थे, उन पीके भैया ने क्या कहा, बोले भाई साहब घर पे अगर मैं रहता हूँ ना, मैं एम्प्लॉयर था, मैं सेठ था, पीके हमारा एम्प्लॉय, पीके क्या कहता है कि भाई साहब अगर मैं घर पे रहता हूँ तो मेरा साहब जीना दुभर हो जाता है। मैंने कैसे? बोले घर पे घरवाली कलेश करती है, झगड़ा होता है, बच्चे अलग खून पीते हैं, और फिर बैठे बैठे आज पापा घर पे हैं, चलो पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं, वो डोमिनोज वाला हमारी पूरी वॉट लगा जाता है। बोले अगर ऑफिस आता तो 30,000 रुपए, 30 दिन की तनख्वाह है, 1,000 रुपए तनख्वाह मिलती, घर पे रहता हूँ तो 800 रुपए का पिज्जा मंगा लेते हैं, 1,000 यहाँ के गए, 800 वहां गए, घर पे रहने का मतलब 1,800 रुपए प्लस लड़ाई झगड़ा अलग, वो एक्स्ट्रा मिलेगा फ्री में। तो बोले घर पे रहना ही नहीं, बोले मैं तो इन छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस आना चाहता हूँ। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, अगर आप इन छुट्टी वाले दिन आओगे तो इनकी भी प्रेजेंट लगा दी जाएगी, इन 4 प्रेजेंट के पैसे आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। भाई तनख्वाह कितनी है? बोले 30,000 प्लस और जो तुम्हें मिलता है, तो इन 4 दिन के पैसे भी उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी अगर छुट्टी वाले दिन एम्प्लॉय ऑफिस आ जाता है तो उसको पैसा एक्स्ट्रा दिया जाएगा। कब? उसी दिन शाम को, महीने के एंड में, वीक के एंड में, या कभी और? जी कभी और। जनरली आप क्या सोचते हैं, महीने के एंड में जब सैलरी बनेगी तो जिन छुट्टी वाले दिन आ गया पैसा, उसका भी बेटा 4 दिन के 4,000 एक्स्ट्रा ले जा, कहानी खत्म। ऐसा? जी नहीं। रूल्स क्या कहते हैं गवर्नमेंट के, इनकम टैक्स एक्ट के, कि लीव एनकैशमेंट का पैसा मिलता है जब आप जॉब छोड़ के जाएंगे तब, उतने रिटायरमेंट के टाइम पे। जी हाँ, समझिएगा। ऐसे एक महीने में 4 दिन नौकरी करी, अगले महीने में 2 दिन छुट्टी वाले दिन आ गया, उसके अगले महीने में 3 दिन आ गए छुट्टी वाले दिन, 4 और 3 7 और 2 9 डेज हो गए 3 महीने में। ऐसे मैंने मान लो 20 साल नौकरी करी, 20 ईयर्स, और 20 साल में हर महीने में छुट्टियां होती थी, मैं छुट्टी वाले दिन ऑफिस पहुंच जाता था। जितने भी दिन मैं ऑफिस पहुंचा उनको सबको नोट कर लिया गया रजिस्टर के अंदर, और नोटिंग करके जिस दिन मेरा रिटायरमेंट हो उस दिन एक साथ पैसा मिलेगा लमसम। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये पैसा किसके पास रहता है? सेठ जी के पास रहते हैं, छुट्टियां काउंट करके रख लेते हैं वो, और सारा पैसा एक साथ मिलता है आपको। कब? जब लीव एनकैशमेंट के पैसे रिटायरमेंट के टाइम पे मिलते हैं तब। सर ऐसे क्या, अपने तो बहुत सारे पैसे हो जाएंगे सेठ जी के पास। हाँ, तो सेठ जी के पास आपके बहुत सारे पैसे ऑलरेडी सेव रहते हैं। अब मान लो मेरी सेठ जी से किसी दिन हो गई डिशुम फाइटिंग हो गई, और मैंने कहा सेठ जी मैं तो नौकरी जा रहा हूँ, लड़ लिया मैं तो। बोले बदतमीजी से जाएगा तो जा, ये लीव एनकैशमेंट के पैसे नहीं दूंगा। वो तेरी कितना सारा पैसा अटक रहा होगा हमारा सेठ जी के पास, ना तो ग्रेचुटी मिलेगी, ना पेंशन मिलेगी, ना लीव एनकैशमेंट के पैसे मिलेंगे। नहीं सेठ जी मैं तो यही नौकरी कर रहा हूँ, फिर अपने आप सीधे होकर के वही नौकरी कर लोगे, जॉब कर लोगे। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि लीव एनकैशमेंट के पैसे छुट्टियों के पैसे होते हैं जो कब मिलते हैं? जब आपका रिटायरमेंट होता है तब, जब नौकरी से जाते हो तब। ठीक है, कई बातें आपको असहज लग रही होगी, अनकंफर्टेबल लग रही होगी, समझ में वैसे ऐसा हो नहीं सकता।
जी मैं जो बता रहा हूँ परफेक्ट है, ये वास्तविकता है, ये रियलिटी है। देखिए हम जो किताबों में पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, वो दुनिया बिल्कुल अलग होती है और वास्तविक दुनिया द रियल लाइफ बिल्कुल अलग होती है। एग्जाम्पल लूंगा, आप लोगों ने इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर खूब पढ़ा है। प्रेफरेंस शेयर किताबों में होता है, क्या मार्केट में प्रेफरेंस शेयर है क्या? शेयर मार्केट में जाके आओ, कोई प्रेफरेंस शेयर होता ही नहीं। बिना बात प्रेफरेंस शेयर कितने सारे क्वेश्चन पढ़ा डाले अपने को। और बोलूं, आप जब प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर की प्राइस देखते हो 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 1000 रुपया, 1 रुपया। रियलिटी में इक्विटी शेयर या तो 1 रुपए का होता है फेस वैल्यू या 10 रुपए का होता है, बस दो ही हो सकती है, उसके अलावा कोई तीसरी प्राइस हो ही नहीं सकती, रूल्स ही नहीं है। तो बिना बात 100 रुपया 50 रुपये पढ़ाते हैं, हाँ बिना बात पढ़ाते, फालतू की किताबों में लिखा हुआ है। रियलिटी से अलग चलती है दुनिया, वास्तविकता में टॉपिक पर आएंगे तो इन सब डेट्स को जोड़ते जाएंगे, इन सब अमाउंट्स को जोड़ते जाएंगे। इसके अलावा एलटीसी के पैसे मिलते हैं, एलटीसी लीव ट्रैवल कंसेशन। बताना चाहूंगा, अगर आपका कोई जानकार बैंक में जॉब करता है, बैंक में, कौन से बैंक में? नेशनलाइज्ड बैंक्स की बात कर रहा हूं मैं, बड़े बैंक्स की, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड ऑल, है ना। अगर आपका कोई रिलेटिव वहां जॉब करता है तो आपने सुना होगा वो लोग, उन लोगों को, उस एम्प्लॉय को बैंक की तरफ से 2 साल में एक बार बैंक वाले बाहर घूमने भेजते हैं कि जाओ और छुट्टियां मना के आओ। उस घूमने के पैसे, ट्रैवल का पैसा यानी फ्लाइट का, ट्रेन का, बस का पैसा, होटल का पैसा, अम्यूजमेंट्स का पैसा, डिनर लंच के पैसे, खाने पीने के फूड के पैसे, कई चीजें बैंक से मिलती हैं। वो बैंक से जो फायदे मिल रहे हैं उसे एलटीसी बोला जाएगा। जी बैंक एम्प्लॉयर है, वो जो जॉब कर रहा है वो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर से एम्प्लॉई को मिलने वाली सुविधाएं कहाँ जुड़ेंगी? सैलरी में। तो जो एलटीसी के मैं बैंक में जॉब करता हूँ, मेरे बैंक वालों ने मुझे एक ऐसा पैकेज बना के दिया, बोले कि आपके टिकट, या आपका खाना पीना, या आपका घूमना फिरना, ये 4 लाख का पैकेज है, जाओ सारी फैमिली वाले जाओ। मैं मेरी फैमिली को लेकर निकल लिया। जो 4 लाख का पैकेज है मेरी इनकम माना जाएगा और मेरी सैलरी में जोड़ दिया जाएगा और सैलरी ज्यादा दिखेगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केवल मेरी बेसिक पे नहीं, इन सबको जोड़ करके जो पैसा आएगा उस पर टैक्स लगाएगा। अभी तो आपको इतने से दिख रहे हैं, परक्यूजिट्स के अंदर एक बहुत बड़ी लिस्ट है। सर आप डरा रहे हो? नहीं, मैं आपको वास्तविकता से वाकिफ करा रहा हूं। सर हो जाएगा क्या हमसे? यार आराम से रटा के रखूंगा, टेंशन मेरी है। एक बार ऑफलाइन क्लासेस चालू हो जाने तो पक्का रटा दूंगा। अभी तो अंडरस्टैंडिंग बना रहे, चीजें पता तो पड़े ताकि उस टाइम पे कंफर्टेबल जोन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब चीजों का जोड़ मोड़ करके एक बहुत बड़ी कहानी बनती है, बच्चों को आसानी से याद हो जाती है। मेरी टेंशन है, मैं याद करवाऊंगा। एक लार्ज चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके अलावा सेठ जी से मिलने वाली प्रत्येक चीज, एवरीथिंग, चाहे पेट्रोल के पैसे मिलते हैं, पेट्रोल, खाने के पैसे मिलते हैं, दवाइयों के मिलते हैं, ड्रेस मिलती है, दिवाली पर चांदी का सिक्का मिलता है, सैनिटाइजर की बोतल मिल जाती है, मास्क मिल जाते हैं, एवरीथिंग सेठ जी से जो भी मिले। अच्छी पहली लाइन ये थी, ईच एंड एवरीथिंग विच इज रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन कैश और इन काइंड टैक्सेबल एज सैलरी। दैट्स द पॉइंट। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा ईटीसी तुम जियो हजारों साल। अजी साहब बहुत लंबी लिस्ट है, हम पढ़ेंगे डिटेल में धीरे धीरे। अभी तो केवल इनके नाम लिए हैं, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे आराम से, धीरे धीरे और धीरे धीरे। चलिए मैं कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इनके मीनिंग्स पूछ सकते हैं। बाकी अभी पूछना ज्यादा बेकार है क्योंकि इन सब के ऊपर मैं क्या कह रहा हूँ, बड़ी क्लासेस हैं। अभी तो मैंने साहब ये आपको केवल 5, 7, 10 पॉइंट लिखवाए हैं, 50 से ऊपर पॉइंट्स हैं, उनके बारे में डिटेल में रूल्स बहुत बड़ी कहानी है। वास्तविकता में इनकम टैक्स एक एक्स्ट्रा लार्ज कहानी है, याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, मार्क्स मैं दिलवाऊंगा, टेंशन नॉट। कंफर्टेबल हुए और आइए साहब स्टार्ट करते हैं। सैलरी का एक गोल्डन रूल, सैलरी पे टैक्स कब लगता है, कब सैलरी पे टैक्स लगता है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सैलरी जब ड्यू हो जाती है तब टैक्स लगता है या रिसीव हो जाती है तब टैक्स लगता है? ड्यू और रिसीव कब लगता है टैक्स? whichever is earlier, ऊपर लिख देता हूं क्या, टैक्सेबल whichever is earlier।
सैलरी ड्यू होती है तब टैक्स लगता है या रिसीव होती है तब टैक्स लगता है? बोले दोनों में से जो पहले हो जाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है सैलरी ड्यू हो गई, रिसीव नहीं हुई, ड्यू हो गई, रिसीव नहीं हो गई तो टैक्स दे दे भाई। सैलरी रिसीव हो गई, ड्यू नहीं हो गई तो भी टैक्स दे दे भाई। सब समझाओ डिटेल में, आइए बात करते हैं ज्यादा डिटेल के अंदर, अच्छे से समझना, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मेरी एक महीने की सैलरी साहब 2000 रुपए, या थोड़ा कम लग रहा है आपको, एक जीरो ज्यादा लगा लेते 20,000 रुपए। अब ठीक है, अब तो कंफर्टेबल हो ना? 20,000 का एम्प्लॉय तो मैं बिल्कुल हूँ। मैं जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट लेखा कॉमर्स क्लास में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे 20,000 का एम्प्लॉय हूँ। तो साल भर की सैलरी होगी अपनी 20,000 इंटू 12, 2,40,000 रुपीज। ठीक है, लेखा वालों से मैंने 2,40,000 रुपए पूरे साल भर के आराम से ले लिए। मैंने 20 कमाई भी इतने और प्राप्त भी इतने किए। बट इसी साल मेरे को एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत पड़ी। मैं लेखा वाले सेठ जी के पास पहुंच गया। मैंने कहा सेठ जी मुझे थोड़े और पैसे चाहिए। बोले ले जा, कितने चाहिए? उन्होंने 2-4 हजार मांगे। मैंने कहा 1 लाख की आवश्यकता है, 1 लाख रुपए की नीड है मेरे को। बोले इतने? मैंने कहा हाँ, तो मैं कोई उधार थोड़ी मांग रहा हूँ, आप मेरे को अभी पैसे दो, अगले साल नौकरी कर रहा हूँ मैं, 240 तो ले ली, इसके अलावा मांग रहा हूँ। मैंने अगले साल नौकरी कर रहा हूँ तो 5 महीने में तनख्वाह बराबर हो जाएगी 1 लाख रुपए। तो 1 लाख एक्स्ट्रा मांग रहा हूँ, 20,000 के हिसाब से अगले 5 महीने में बराबर है। मैंने कहा अगले 5 महीने सैलरी मत देना, एडवांस सैलरी दो, एडवांस सैलरी दो, एडवांस सैलरी दो। वर्ड पकड़िएगा, एडवांस सैलरी वर्ड यूज में लिया है। तो मैंने अपने सेठ जी से 1 लाख रुपए अगले साल वाले इसी साल में और उठा लिए और मेरे पास सैलरी रिसीव हो गई 3,40,000 रुपीज। एग्री? अब सुनिएगा, ये 240 तो अर्न भी कर लिए और रिसीव भी कर लिए, लेकिन ये 1 लाख केवल अर्न किए, सॉरी केवल रिसीव किया, अर्न नहीं किए। अर्न कब होते हैं? जब इसके लिए मेहनत कर ली हो, और मेहनत तो करेंगे अगले साल। तो क्या हुआ साहब, इनकम ड्यू तो नहीं हुई। ड्यू होना यानी अर्न होना, ड्यू होना यानी अर्न होना, मतलब इसके लिए मेहनत कर ली हो। अभी ड्यू तो नहीं हुई है इनकम, लेकिन ये 1 लाख रुपए ड्यू तो होंगे अगले साल, रिसीव हो गए इस साल। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है भाई ड्यू होने से कोई मतलब नहीं है, रिसीव हो गए ना तो टैक्स दे दे। यानी इस साल मेरी जो सैलरी काउंट होगी वो 240 + 1 340 काउंट होगी और उससे मेरी इनकम माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। फिर सर अगले साल 1 लाख रुपए माइनस हो जाएगा ऑब्वियसली। अगले साल बाद रिमेनिंग पे लगेगा टैक्स, जो 140 बचेगी, 240 में से 1 लाख तो अभी ले, फिर अगले साल 140 पे लगेगा टैक्स। यानी उस 1 लाख पे टैक्स अगले साल लगेगा, इस साल इसी साल लग जाएगा, क्योंकि ये अमाउंट रिसीव हो चुका है। उम्मीद कर रहा हूं ये पॉइंट क्लियर होगा। असली मजे की बात अब आएगी, अब आपकी तालियां बजाए नहीं रुकेगी, आप कंटिन्यू बजाएंगे साहब, कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। ये एग्जाम्पल था, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बात लिखी होनी चाहिए। अब देखिएगा मजे की बात है ना। मैंने एक सेठ जी के नौकरी ज्वाइन करी। सेठ जी ने तनख्वाह डिसाइड करी ₹20,000। मैंने कहा ठीक है। बोले कब दोगे? मन का कब दोगे? बोले 1 महीना कंप्लीट होते तनख्वाह ले लियो। ठीक है। अपन ने आराम से 1 महीने खूब मन लगा के काम किया और महीने के एंड में मन का सेठ जी तनख्वाह बोले दे दूंगा, अभी थोड़े दिन रुक, है ना, लॉकडाउन चल रहा है, काम धंधा नहीं है। मैंने ठीक है। मैं थोड़े दिन रुका, काम और करा, महीना और एक और हो गए, 2 महीने हो गए। मैं सेठ जी तनख्वाह, बोले अभी पैसे नहीं है, थोड़े दिन इंतजार करो, अभी काम धंधा चल रहे हो तो पैसे दे देंगे। ठीक है, अपन चला रहे अपना काम। 3रा महीना हो गया, 4था महीना हो गया, 5 महीने बीत गए। मैंने सेठ जी सैलरी कुछ तो दे दो। बोले अभी लॉकडाउन चल रहा है, पैसे नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, अभी थोड़े दिन रुको, एक साथ देंगे, है ना। 6 महीने हो गए। मैंने सेठ जी तनख्वाह, बोले दे रहा हूँ, कोई खा के थोड़ी भागूंगा, बिजनेस लेके बैठा हूँ, तेरी तरह थोड़ी, मेरे को तेरी तरह थोड़ी हूँ, है ना। बोले दे दूंगा। 8 महीने बीत गए। 8 months passed, I didn't have received any single penny from my employer. In that particular circumstances, I cannot continue job or I cannot leave the job. मैं नौकरी कर भी नहीं सकता और नौकरी छोड़ भी नहीं सकता। अगर नौकरी करूं तो किसके लिए करूं, पैसा तो मिल ही नहीं रहा, नौकरी छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं, सेठ मेरी 8 महीने की तनख्वाह खा जाएगा। 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 11 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, पूरा साल बीत गया, सेठ ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया सेठ जी ने। अब मजे की बात देखिएगा। आफ्टर 12 months I had received बड़ा वाला 0 and I had earned 20,000 into 12, 2,40,000 rupees। ये earned है, that means due, due की नहीं कम, but ये received है।
रिसीव्ड 0 और 240। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट महीने के एंड, साल के एंड में मेरे पास आया, डिपार्टमेंट से एक ऑफिसर आया, ऑफिसर को बोलते हैं एओ, असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर एओ आया। क्या बोलता है, हाँ भैया तूने पैसे कब से नौकरी करी है साल भर? मैंने कहा बिल्कुल करी है साहब। बोले पैसा कमाया? मैंने कहा बिल्कुल कमाया है साहब। कमाया। बोले लाओ तो दो टैक्स। मैंने कहा काहे बात का टैक्स? बोले तुमने जो पैसा कमाया उस पर टैक्स लगता है ना। मैंने कहा मेरा सेठ मेरे को 1 रुपया नहीं दे रहा, तुम्हें टैक्स दूं? बोले हमको मतलब नहीं है, रूल पढ़ लो। गोल्डन रूल क्या है? सैलरी ड्यू और रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर। तो सैलरी ड्यू तो हो गई, रिसीव नहीं हुई, ड्यू हो गई तो दे दे बेटा टैक्स, अभी की अभी। मैंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी 2,40,000 रुपए मेरे को मेरा सेठ दे नहीं रहा, मैं वहां भूखा मर रहा हूं और तुम्हें टैक्स की बड़ी है। बोले हाँ देश का विकास और प्रगति होगी, तुम टैक्स दो। मैंने कहा जाने मेरा विकास और मेरी प्रगति तो डब्बे में पड़े पैक, अपने तो भाग रोटी के लाले पड़ रहे हैं और उनको अपने टैक्स की बड़ी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को जी हाँ वो कहते हैं कि पैसा कमा लिया तो टैक्स दो। मैंने कहा भाई मैं कहां से दूं टैक्स? बोले घर के बर्तन बेच और दे टैक्स, अपनी प्रॉपर्टी बेच और दे टैक्स, जमा पूंजी में से दे टैक्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा क्योंकि ये पैसा आपने कमा लिया है। मैंने कहा भाई प्राप्त तो किया ही नहीं। बोले मतलब नहीं है हमको प्राप्त किया नहीं किया। मैंने कहा अच्छा अगर अगले साल ये सेठ पैसे खा गया तो? अगर सेठ ने पैसे ही नहीं दिए 240 तो? बोले तो तुम हमारे पास आना और हमें प्रूव कर देना। प्रूव भी मुझे करना पड़ेगा कि सेठ तुम्हारे पैसे खा चुका है, तो हमने जो तुमसे टैक्स दिया उसको हम एडजस्ट कर देंगे आगे कभी। मैंने कहा लौटाओगे नहीं? बोले लौटाएंगे नहीं वो पैसा एडजस्ट कर देंगे आगे कभी, जब कमाओगे तब टैक्स मत देना, उस पैसे को आगे एडजस्ट कर दिया जाएगा। देखिए कितना खतरनाक नियम है। मैंने कहा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों गुस्सा वही ईंट उठा के दी, क्या मैं मार सकता हूँ? जी नहीं, वो पुलिस की तरह जाते हैं और नियम है, नियम ऐसा ही बना हुआ है। आप बताइए वास्तविकता में क्या इस नियम को कोई फॉलो कर पाएगा? जी फॉलो करना पड़ता है। जब अमाउंट बड़ा होता है, सिचुएशन बड़ी होती है, ट्रांजैक्शन बड़े होते हैं तो ये नियम भी फॉलो करना पड़ता है। इनकम अर्न कर ली, रिसीव करी चाहे नहीं करी, आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये सैलरी का एक गोल्डन रूल है, एक मेन रूल है। खतरनाक नियम, पैसा आया कुछ नहीं है डिपार्टमेंट को दो। सोचो मेरे घर में 1 रुपया नहीं आया, पूरे साल भर नौकरी करी है, डिपार्टमेंट वालों को मेरे को टैक्स देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। दिस इज करेक्ट रूल। यही है सच्चाई, सच्चाई है। कोई फॉलो करता है नहीं करता वो एक अलग मैटर है। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉलो करवाने पे आएगा और वो आपके घर पहुंच गया तो वो फॉलो करवा के रहेगा। जिस तरह से एक चोर है, साहब कई दिनों से चोरी कर रहा था, नहीं पकड़ में आया तो नहीं पकड़ में आया, जिस दिन पकड़ में आ गया उस दिन सारा पैसा एक साथ वसूल हो जाता है, एक साथ बदनामी हो जाती है, सब लोग जान जाते हैं। बिल्कुल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी यही कहानी है। तो करेंगे इसके बारे में और डिटेल में बातें। अभी आप इतना नोट कर लीजिए, इतना मैटर तो नोट कर लिया होगा आपने, कर लीजिए प्लीज, कंप्लीट करें इसको।